अब पुलिस से भी पकड़ती भी रहती है, पुलिस बंद भी करती रहती है, लेकिन इस तरह के नहीं है। जैसे ये जगन गुजर के बारे में चल रहा था कि साहब बहुत बड़ा डकैत है, ये पान की दुकान, नाई, धोबी, मोची, ये पुलिस के सबसे बड़े आंख और कान और नाक हुआ करते थे। उस प्रकार के डीआईजी, अरे ऐसी ऐसी शक्लें होती थी अफसरों की जो मैंने देखा है, बड़ी बड़ी मूछें, ऐसे लंबे चौड़े 6-6 फुट के आईपीएस अधिकारी। अरे डकैत उनके मारे कांपते थे, डर के मारे कि वो आ नहीं जाए, वो हमारे क्या होगा। किसी भी प्रहरी की हिम्मत नहीं है कि किसी बैरिक जिसके अंदर एक से अधिक अपराधी हो और वो जाकर के वहां कोई दादागिरी कर ले, ये संभव ही नहीं। तलाशी लेने के लिए, वहां जाने के लिए पुलिस का लवाजमा जाता है बहुत बड़ा बाहर, तब जाकर के उनको घेर करके तलाशी ली जाती है, नहीं तो तलाशी देते नहीं है। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर करें और अभियोजन तरीके से करें तो सजा हो जाए, तो सजा क्यों नहीं होती? अब बताइए, इसके खिलाफ 130 मुकदमे जगन के, तो भाई 130 मुकदमों का क्या हुआ? जब वीआईपी मूवमेंट है उस समय आप धक्का देकर के उसको हटा रहे हो, इसका क्या मतलब है? आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी जी, कि आप लापरवाह हैं और आपकी लापरवाही की उस बच्ची का देखिए शरीर जल गया है, बिल्कुल, और अभी तक उस बच्ची को किसी प्रकार की कोई रिलीफ तक नहीं मिली, बिल्कुल, और कोई पूछने तक नहीं गया उससे। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है? यही नहीं, पूरे देश में क्या हो रहा है? संवेदनहीनताएं खत्म हो गई। ये जो तमाम जो अपराध हैं, इनको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, प्रशासनिक दृष्टिकोण चाहिए और हमारे राजनेताओं का चाहिए। तो वो कैसे हुआ है, उसके साथ क्यों घटना घटी है, उसको क्यों उसमें अंदर किया गया है, ये आने वाला समय जरूर बताएगा जी। जांच हुई तो वो तो कह रहा है मुझे छेड़ता था, ये तो जिम्मेदारी जब होती है तो पुलिस मरना पसंद करेगी, लेकिन कभी भी सरेंडर होना पसंद नहीं करती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया के खास सेगमेंट में, और इस बार मैं एक और पॉडकास्ट के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे साथ आज स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है उनका यहाँ नाम है योगेंद्र जोशी, जो कि वरिष्ठ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। आपने सुना होगा अजमेर में कल एक ऐसा कांड हुआ जिसने पुलिस महकमे में कहीं ना कहीं एक अलग आवाज उठा दी है और कई मुद्दे छेड़ दिए हैं। उन कुछ मुद्दों को लेकर आज हमारी खास बातचीत होने वाली है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिया जी, आपके टीवी चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस प्रकार का जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इसमें लिया और इससे जनता को भी और लोगों को भी जानकारियां प्राप्त हुई जी। सर, कल जगन गुजर जो कुख्यात डकैत माना जाता था, हर कोई डरता था, सहम जाता था, कल उसको पुलिस के अंदर, पुलिस के सामने ही और कहीं ना कहीं अंदर ही मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अगर इस तरीके की हरकत और वारदात सामने आएगी तो कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में डर जो है कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आएगा। देखिए प्रिया जी, ये मामला अजमेर जेल का है और जेल हाई सिक्योरिटी जेल है अजमेर की। वहाँ टाडा के जो आतंकवादी हैं वो भी रहे हैं, और जो हमारे यहाँ राजस्थान के, इवन बाहर से भी कई बार अपराधी, जो गंभीर प्रकृति के अपराधी होते हैं, उन लोगों को बुलाया जाता है और उनको वहां रखा जाता है। अब उस हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर इस प्रकार की हत्या हो जाना, मारपीट तो होती है, जयपुर जेल में भी कई बार मारपीट हो गई, और जेलों में भी मारपीट होती है, पत्तियों से, चाकू से कुछ ऐसा बना लेते हैं, उससे कर लेते हैं। लेकिन ये जो घटना घटी है, ये जेल के लिए भी, सरकार के लिए भी, और जो प्रहरी हैं जेल के, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अजमेर जेल जो है वो हाई सिक्योरिटी जेल में मानी जाती है, और इस तरीके की हत्या हो जाना, वो भी कुख्यात जो है डकैत की, तो कहीं ना कहीं एक डर और एक कई प्रश्न भी छोड़ जाती है जेल प्रहरी के अंदर ही। जी, छोड़ता क्यों नहीं है? कारण ये है कि जो विष्णु नाम का आदमी है, वो भी कम नहीं था, उसने भी कुलदीप का मर्डर किया हुआ था जी, बस के अंदर फायरिंग करके उसको मारा था, और ये कम नहीं था, ये क्या डकैत माना जाता था। तो माफ करिए, मेरे समझ में नहीं आती कि एक बैरक के अंदर इन दोनों को क्यों रखा गया है। एक तो मार्च 2026 से रह रहा है, रखा उसमें इसको, जगन गुजर को, और वो 2.5-3 साल से वो रह रहा है पहले से विष्णु जी। तो मैं भी ये प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि
इन दोनों को एक साथ क्यों रखा गया? क्या इनका आपस में लाइजन था जिसलिए रखा गया? परंतु ये पता लगा कल कि साहब सुबह इनके ब्रेकफास्ट के समय इनमें आपस में कहासुनी हुई है। तो जेल के अगर किसी कर्मचारी को किसी एक दूसरे अपराधी के अंदर आपस में कोई कहासुनी हो जाती है या कहीं उनके साथ मारपीट हो जाती है तो तुरंत प्रभाव से एक्शन लेके उन पर उनको हटाना चाहिए वहां से। अब जब नाश्ते में ये चीज हुई है तो फिर इनको उसी बैरक में क्यों रखा गया? जी। ये भी प्रश्न है, ये उनके लिए है जो जेल प्रशासन अपनी व्यवस्था देखता है अंदर की। बिल्कुल। और जिस जेल के अंदर, अब आप बताइए जयपुर जेल में से 3 अपराधी जयपुर में वो पाइप जो पानी का छिड़काव उसको लटका के उससे बाहर निकल के चले गए। तो हमारे यहाँ क्या है, जो जेलें थी ये सुधार गृह थी, लेकिन अब क्या है, ये अपराधियों का एक बहुत बड़ा कोकस हो गया। जेल के अंदर आप देखिए, बाहर किसी को डर लगता है अपराधी को, वो जेल में आ जाता है तो जेल में आराम से सुरक्षित रहता है। यहीं से वो रंगदारी की व्यवस्थाएं करता है, यहीं से वो लोगों को धमकाता है, यहीं से मोबाइल फोन से टेलीफोन करता है। आप देखिए वीडियो तक बनाते हैं जेल के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, वहाँ केक काटते हैं। इस तरह के वीडियोस आपने भी देखे, मैंने भी देखे। बिल्कुल, क्योंकि आप एक वरिष्ठ अधिकारी, आप खुद पुलिस महकमे में इतने लंबे समय आपने दिया है। आपने खुद ने बताया कि जेल के अंदर इस तरीके की चीजें होती हैं, उनके पास फोन होते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो किसकी पनाह में आकर ये सब चीजें की जा रही है? क्योंकि कोई ना कोई तो सपोर्ट अंदर कर रहा है, पुलिस महकमे के ही लोग होंगे, वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट दे रहे हैं। क्योंकि फोन अंदर आना, इस तरीके की वीडियोस निकलकर बाहर आना, उनके पास कुछ ऐसी इक्विपमेंट्स और चीजें भी पाई जाती हैं, हथियार भी पाए जाते हैं जो उनके पास कई बार निकलते हैं, सामने आते हैं। तो इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं तो उनको कोई श्रेय दे रहा है अंदर। प्रिया जी, कुछ बातें ऐसी होती है जिनको कहना उचित नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में कह भी रहा हूं कि आज से 40 साल पहले हमारी राजनीति स्वच्छ थी, थोड़ी 40 साल पहले की बात है, स्वच्छ थी। वहां जो राजनेता थे वो पुलिस के ऊपर बदमाशों के संबंध में कभी वार्तालाप नहीं किया करते थे। ये जरूर है, उस समय की भी मुझे घटना याद है कि जब राजनेता जो है, कोई अपराधी है, कोई इस प्रकार का डकैत है या कोई इस तरह का है, तो वो राजनेताओं के कान खड़े हो जाते। मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन आज की स्थिति में और उसकी स्थिति में रात दिन का अंतर हो गया। आज अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है और बिना राजनीतिक संरक्षण के अपराधी एक कदम भी नहीं चल सकता। ये मैं आपको कह रहा हूँ। यह बड़ा स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 100%। मैं कह रहा हूं ना, बिना राजनीतिक हो ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए आपने किसी अपराधी के बारे में पुलिस के अधिकारी को या उनको पता चल गया, तो उस अपराधी को बिल्कुल पुलिस ठोक के सीधा कर देती है। पुलिस के अंदर कानून है, पुलिस के पास सक्षमता है, और ये मैंने मेरी नौकरी के समय में देखा है कि अगर मान लीजिए पुलिस का अधिकारी जिसके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव नहीं, कोई अधिकारियों का दबाव नहीं, तो उसके इलाके में गुंडे, बदमाश और डकैत नहीं आया करते थे। उसका नाम चला करता था, और उसी का नाम नहीं, इस प्रकार के एसपी, डीआईजी के नाम चला करते थे कि अगर इस प्रकार के एसपी वहां पोस्टेड हो गए तो उसके इलाके से डकैत निकल जाया करते थे। उस प्रकार के डीआईजी, अरे ऐसी ऐसी शक्लें होती थी अफसरों की जो मैंने देखा है, बड़ी बड़ी मूछें, ऐसे लंबे चौड़े 6-6 फुट के आईपीएस अधिकारी, अरे डकैत उनके मारे कांपते थे, डर के मारे कि वो आ नहीं जाए, वो हमारे क्या होगा हालत। तो मैंने ये सब चीजें देखी है। आज स्थितियां परिवर्तनशील है। क्या परिवर्तन हो गया कि हमारा सबसे पहले हुआ है राजनीति का अपराधीकरण। आप देखिए हमारे जो देश के नेता हैं, जो शासन करते हैं, उनमें कितने प्रतिशत लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है? वो कितने लोग हैं जो शासन में हैं? वो ऐसे लोग हैं जो कानून बना रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस वाले सैल्यूट देते हैं। पर आप बताइए, जब इस तरह की स्थिति हमारे समाज की हो जाएगी तो ये अपराधी तो फिर ये पब्लिक को क्या गदानेंगे? आप देखते हैं अभी जितनी भी गैंगवार होती हैं, आप देखते हैं बदमाश सड़क के ऊपर मारपीट करते हैं, आप देखते हैं गाड़ियां टकरा जाती हैं तो महिला हो, बच्चा हो, किसी को नहीं देखते हैं, उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लग जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हर कोई व्यक्ति ये कोशिश करता है कि मेरी पहुंच किसी नेता तक हो, मेरी पहुंच किसी राजनेता तक हो, और उसका कारण ये जैसे ही पहुंच होती है
तो कोई अपराध घटित होता है तो तुरंत प्रभाव से वो एक्शन में आ जाते हैं। देखिए हमारे समय में जब मैं शुरू में नौकरी में आया था 84 में, कभी भी न तो पुलिस का अधिकारी और न एमएलए एमपी कभी हमें टेलीफोन नहीं किया करते थे। फिर जब अभी मैंने समय देखा है जो 10 साल 5 साल पहले का, तो देखा था कि टेलीफोन आने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी दबाव नहीं रहता। ये कहते हैं भाई अपना आदमी थोड़ा ध्यान रखना है। अभी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं दबाव है। अब जो स्थितियां हैं, अब तो स्थितियां ऐसी हैं कि पुलिस भी राजनीतिकरण में आ गई। पहले हम चाहे बीजेपी का शासन हो चाहे कांग्रेस का, हमें कोई हटाता नहीं था। आज क्या है, जैसे ही एक सत्ता परिवर्तन होता है तो चीफ सेक्रेटरी बदल देंगे, डीजी बदल देंगे, एसपी बदल देंगे, नीचे से पूरा लवाजमा बदल के और ऐसा कर देते हैं भाई ये तो हमारे आ गए, तो भाई पहले वाले कहाँ के थे? तो हमारा संविधान ही नहीं कहता। तो आप क्या करते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में प्रकाश सिंह के मामले में 13 पॉइंट के एक आदेश दिए थे। उन्होंने कहा था पुलिस को फ्री रखिए। 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है स्टेट्स में, और वो कमेटी जिसमें जज भी होगा, पुलिस का निदेशक भी होगा, मंत्री भी होगा और सम्भ्रांत नागरिक भी होगा। ऐसे लोग होंगे जो पुलिस की पोस्टिंग भी करेंगे, पुलिस की कंप्लेंट भी सुनेंगे, और प्रमोशन कैसे होंगे, सिपाही का कितने समय में प्रमोशन होगा, हेड का, ये सब चीजें 2006 में। लेकिन न तो हमारी केंद्र की सरकार न हमारी राज्य की सरकारें इस सुधार के संबंध में, जो हमें सुधार करने चाहिए, उन सुधार के संबंध में कोई भी प्रत्यक्ष रूप से एक्शन नहीं लेते। और उसका कारण यही है कि अपराधों को कंट्रोल नहीं। आज मान लीजिए इसने जो अपराध किया है तो इसको डर थोड़ी है। अगर इसको डर होता, इसने कहा मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। अब आप बताइए, हमारे जेल में से माननीय मुख्यमंत्री जी को 4 बार जान से मारने की धमकी दे दी। अब आप बताइए उसका क्या बिगड़ा, धमकी दी, एफआईआर लाल कोठी में दर्ज कराई, वापस आ गया। अरे भाई उसके साथ तो इतनी सख्ती होनी चाहिए कि वो दोबारा इस तरह की हरकत न कर सके। सख्ती खत्म होती जा रही है। जी हाँ, जब तक देखिए सख्ती कानून में लिखी हुई नहीं होती। कभी कानून 1861 में बना, वही कानून आज है। कानून में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ 19-20 मात्राएं इधर उधर बदली है। वो यही है, पुरानी बोतल में नई शराब डाल दी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस कानून के अंदर। 1861 का कानून है। तो उस कानून में क्या था, अंग्रेजों ने शासन कैसे किया। अब आज मोबाइल आ गए, ये आ गए, वो आ गए, अन्यथा बदमाशों के साथ इस तरह से सख्ती होती थी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो भी आपसे सुनेंगे। वो किस्से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वो किस्से जो आपने खुद ने भी आपने देखे हैं, आपने फेस किए हैं, उन सब बातों पर हम आगे बातचीत करेंगे पॉडकास्ट में। लेकिन अब वापस से हम जगन जो गुर्जर है उसके मामले पर आते हैं। जो पूरा घटनाक्रम हुआ, 3 घंटे बाद पुलिस वालों को पता लगता है जेल में कि हत्या कर दी गई है। तो 3 घंटे तक पुलिस वाले कहाँ थे? क्या बैरक के बाहर वो लोग चक्कर नहीं लगा रहे थे? क्या राउंड अप के लिए नहीं आए थे? आपको जेल की स्थिति ये बताऊं कि जेल की बैरक में सिंगल सिपाही घुस नहीं सकता। अच्छा। अगर वो घुसेगा तो कंबल डाल करके उसकी पिटाई करेंगे। अच्छा। अब इतना अपराधियों का खौफ इतना बेखौफ हो गए। बिल्कुल। इनके ऊपर कंट्रोल कौन करता है? जो अपराधी हैं उनका जो हेडमास्टर बनाया जाता है, वो ही उनके जो बैरिक होता है उसका इंचार्ज होता है वो। अच्छा। उसमें कोई कांस्टेबल इंचार्ज नहीं होता। मतलब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि किसी भी प्रहरी की हिम्मत नहीं है कि किसी बैरिक जिसके अंदर एक से अधिक अपराधी हो और वो जाकर के वहां कोई दादागिरी कर ले, ये संभव ही नहीं है किसी भी सूरत में। तो ये पता करना कि 3 घंटे तक क्या करते रहे, ये जाते ही नहीं है वहां जहां अपराधी रहते हैं। ये सिर्फ वो जो घंटी बजती है उस समय में, भाई टन 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 बजी, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, सब आगे, उस समय में ये जो प्रहरी होते हैं इनकी संख्या भी ज्यादा होती है, और उनको जो गवर्न करने वाले हैं वो इनके जो बैरिक है उसका, हर बैरिक का एक प्रभारी अधिकारी कौन होता है इन अपराधियों में से, वो होता है पढ़ा लिखा आदमी, वो उनको कंट्रोल करता है। आप जब बाहर जाते हैं ना, ये जो कोर्ट में पेशियां होती है तो एक अपराधी को आवाज लगाते हैं, तो अपराधी को आवाज कौन लगाता है? ये प्रहरी नहीं लगाता है।
ये माइक से बोलते हैं कि बैरिक नंबर इतने में, तो वहां का जो उसका प्रभारी है इनका, वो उसको अपराधी को लाता है बाहर निकाल के, भाई तुम्हारी पेशी हो जाएगी। मतलब अगर आप ये सोचते हो कि अंदर जेल का जो कंट्रोल है पूरे हमारे प्रहरी करते हो, ऐसा नहीं है। जेल का पूरा कंट्रोल अपराधियों का जो हेडमास्टर होते हैं हर बैरिक में, उनके अंडर में होता है। वही उनको लाइन में निकालना, वही उनको अंदर बंद करना, और सिर्फ कांस्टेबल का काम है शाम को जब सब अंदर चले गए तो अपना ताला लगाया, चाबी ली और वहां चले आए। इससे ज्यादा उनका कोई काम नहीं। जब भी तलाशियां ली जाती हैं, जब भी आप देखिए, मतलब तलाशी लेने के लिए वहां जाने के लिए पुलिस का लवाजमा जाता है बहुत बड़ा बाहर, तब जाकर के उनको घेर करके तलाशी ली जाती है, नहीं तो तलाशी देते नहीं है इतनी आसानी से। आप देखिए हर बार जब जैसे जोधपुर हुई, जयपुर में, तो मोबाइल मिले बहुत बार। ये तो हर 5 दिन में हम लोग खबर करते हैं कि अभी मोबाइल मिल गया है, अभी कुछ घटनाक्रम हो गया है। सर, आप धौलपुर में उस टाइम पे एसएचओ भी रहे थे और आपने बहुत बारीकी से देखा है ये डकैत का जो कल्चर होता है, ये जो डरा देने वाली घटनाएं होती थी। क्या वो कल्चर अब खत्म हो चुका है? उस समय की अगर कल्चर की बात करें, जो ये डकैती हुआ करती थी, डकैत हुआ करते थे, कुख्यात गैंगस्टर्स होते थे, किस तरीके से आपका आमना सामना हुआ? देखिए, आपने वो पिक्चर देखी होगी शोले जी। जी। तो जो पिक्चर शोले देखी है, अगर इसको आप बैकग्राउंड में ले जाएंगे तो ये 50 साल 100 साल पहले की घटना हो सकती है। कारण कि वाहन नहीं थे, तो पुलिस के पास भी घोड़े थे, ऊंट थी, और अपराधियों के पास भी घोड़े थे और ऊंट थे। घोड़ों पर आते थे वो लोग भी, और वही स्थिति थी। ये उस समय की थी सिचुएशन, क्योंकि मेरे पिता भी पुलिस में थे। मैं 1945 की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास भी ऊंट था। अच्छा। जिस पर वो जाया करते थे। पहले गाड़ियां तो थी नहीं, तो ऊंट पे सिपाही बैठा रहता था, वो पीछे बैठते थे, थानेदार साहब जा रहे हैं ऊंट पे, और ऊंट को मैंने तब देखा जब मैं 4-5 साल का था तब। अच्छा। हाँ, तो अपराधियों के पास उस समय घोड़े भी हुआ करते थे, ऊंट भी हुआ करते थे। ये जरूर है कि आपने धौलपुर की, करौली की ये डांग जो है एरिया, इसको आपने देखा नहीं होगा। इसके अंदर क्या है, आदमी पैदल चल सकता है, और पैदल भी वो चल सकता है जिसको उसकी नॉलेज हो, और पुलिस को इसकी नॉलेज नहीं होती पूरी, तो डकैत इसका फायदा उठाते हैं। और उस जो एरिया है पूरा, जो ग्वालियर का है, मुरैना का है, एमपी का है, करौली का है, धौलपुर का है, भरतपुर का है, इस एरिया में जो डांग एरिया है, जो चंबल के किनारे किनारे का है, उस एरिया की जानकारी डकैतों को होती है। साथ ही उनको क्या होता है, पेड़ है, जानवर की आवाज है, पक्षी की आवाज है, ये आवाजें उनकी बहुत काम की होती है। अच्छा। उनके माध्यम से वो पता लगा लेते हैं। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, आज 4:30 बजे उठा, तो एक कोयल रोज हमारे पार्क में आवाज करती है, तो एक चिन्ह हो गया नहीं, कि वो कोयल वहां रहती है और आवाज करती है हमेशा। तो इसी प्रकार से जो डकैत होते हैं, ये भी अपने जो इलाका है, जो उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र के, उस इलाके के बारे में, उसके मार्ग के बारे में, उन सब के बारे में पता रखते हैं। और बहुत कम पुलिस के अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो इनकी जानकारी रखते हैं। पहले तो ऐसे मास्टर हुआ करते थे कि इस प्रकार का थानेदार, सिपाही ऐसे होते थे जिनके पास लिस्ट होती थी अपराधियों की, उनके हिस्ट्री होती थी पूरी, मतलब जाति, कहाँ का रहने वाला, क्या है, वो सब चीजें आज समाप्त सी हो गई। क्यों? क्योंकि नया कल्चर आ गया, एमओबी की नए सिस्टम आ गए, मोबाइल आ गए। उस समय थे नहीं, उस समय डायरी मेंटेन होती थी, थानेदार भी डायरी मेंटेन करता था, अपराधियों का पूरा ब्यौरा रखता था, कौन मेरे इलाके का अपराधी है, कौन पड़ोस का अपराधी इधर आता है, कौन डकैत ऐसा है, क्या करता है। देखिए, ये जो डकैत हैं जगन गुर्जर जैसे, इनका मुख्य कार्य होता था, जैसे खाने हैं, तो खानों में पत्थर तोड़ते हैं। हाँ। तो खान तो होती है सेठ की, बिल्कुल, और पत्थर तोड़ते हैं खनिया, बिल्कुल, जो गांव के होते हैं। जैसे हमारे गड़ी बाजार में तो वहाँ खनिये जाते थे सुबह पत्थर तोड़ने, और शाम को वो आ जाया करते।
तो अगर मान लो इनको जगन जैसों को पैसे की आवश्यकता है तो ये जाएंगे और खनियों को ठोकेंगे, डंडे मारेंगे उनके, उनकी पिटाई करेंगे, खनियों को उनके ठोकेंगे, उनके खून खच्चर कर देते हैं और फिर आ जाते हैं कि तेरे सेठ को कह देना इतने पैसे भिजवा दे, फिर होती की रकम मांगते। अब मान लीजिए दे दी तो दे दी, नहीं दी तो अब कोशिश करते हैं कि अपहरण कर लो। तो फिर उसमें जो खनिया का मास्टर है उसका अपहरण कर लिया, अच्छा, आगे ले गए। इसको कहते हैं पकड़, इसको कहते हैं पकड़। अब पकड़ को छुड़वाएं कैसे? अब छुड़वाने के लिए क्या होता है? छुड़वाने के लिए अब आपको बताएं, जगन गुर्जर ने 3 बार सरेंडर किया जी, तो राजनेताओं के हस्तक्षेप से किया। सचिन पायलट ने जब नाम नहीं, बिल्कुल लेकिन किया, बिल्कुल। तो जब ये पकड़ चली जाती है तो पकड़ छूटती है ऐसे ही, पकड़ इन्हीं के माध्यम से ऐसे ही छूटती है। किसी बड़े के इन्वॉल्वमेंट होता है, पैसा शिफ्ट होता है और पकड़ छूट के आ जाती है। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस चला करता था। हाँ बिल्कुल, यही जो जिस प्रोसीजर से जेल में बंद है उस प्रोसीजर का ये मास्टरमाइंड था जी, ठीक है। इस तरह के डकैत बहुत हुए हैं। जब मैं जब वहाँ गड़ी बाजना और उधर नौकरी करता था तब भी डकैत थे। आपने वहां पे नौकरी करी तो आपका कभी आमना सामना हुआ किसी ऐसे कुख्यात डकैत से, डाकू से, या फिर चंबल के डाकू हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, मूवियों में देखते हैं, तो आपका कभी आमना सामना हुआ? देखिए ऐसे तो आमना सामना कभी हुआ नहीं, लेकिन 2 घटनाएं ऐसी हैं जी। मैं बयाना में सब इंस्पेक्टर था, तो जब ट्रेनिंग पीरियड में था तो मैंने पत्नी को अपने ससुराल चली गई पियर, मैं वहाँ रहने की जगह ही नहीं थी बयाना में जी। अब वो आ गए, जब हम नौकरी में लग गए, थानेदार बन गए, तो बच्ची आ गई, वो भी आ गए। तो बयाना थाना जो है वो पुराना है, खंडेर सा जी, उसके पास मकान था हमारा रहने का, उसमें हम रहते थे। तो एक डकैत जेल तोड़ के भाग गया जी। अब जब भाग गया तो उसको तलाश करे, तो तलाशी में मुझे लगाया गया, यंग मैं था वहाँ, तो मैं पीछे लगा, तो डकैत ने मुझे चिट्ठी लिखी आपको डकैत ने कि मैं जब जेल तोड़ के भागा तो आपकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे मेरे सामने, चाहता तो मैं वही मार देता, आप मेरा पीछा न करें। अब मेरी चिंता हो गई, बिल्कुल। मैंने कहा ये तो साला पूरा खुला हुआ है, तो इसमें कहीं नहीं, दरवाजे ही ऐसे नहीं है जो सेव कर सके, कुछ हो सके, और पड़ोस में खुला है सब कुछ। जेल से वो कूदा, निकल के चला गया। अब मैं तो सो रहा था, उसने जब मैं पीछे लगा ना तब उसने ये चीज मुझे चिट्ठी में लिखी। मैंने मेरे साड़ू जी को वहां ससुराल में बताया, भाई इनको ले जाओ, क्योंकि इससे 2 हाथ तो मुझे करने पड़ेंगे। सही बात है। तो फिर मेरे साड़ू आए और मेरी पत्नी को और बच्चे को ले गए। फिर मेरा ट्रांसफर हो गया वहां से। लेकिन पर उसने क्यों नहीं मारा, उसके पीछे का कोई रीजन दिया उन्होंने? ऐसा है, आपको चिट्ठी लिखी उस डाकू ने, तो उन्होंने कुछ ऐसा भी लिखा था कि मैंने क्यों नहीं मारा, मैं मारना तो चाहता, मार भी सकता था। वो उसमें कुछ नहीं लिखा, उसने नहीं लिखा कि आप सो रहे थे, अगर मैं चाहता तो आपको मारता, आप मेरा पीछा न करें। हाँ बस सिंपल, ये उसने सिंपल सी एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिख करके वो चला गया। खैर बाद में वो हमारे ताबे में आ गया था और फिर वो रहा नहीं, हम उसमें एनकाउंटर हो गया और उसमें तब जाकर के फिर मैं अपने परिवार को वापस लाया, क्योंकि मैंने कहा ये तो अपन नौकरी नहीं कर सकते, बिल्कुल। और इसी तरह से जब मैं एक बार गड़ी बाजना से जब मैं बयाना जाता था तो उसने भी मुझे चिट्ठी लिखी, उसमें भी ये था कि आप पुलिया के ऊपर से जा रहे थे शाम को 5:30 बजे। अच्छा। मेरे पास 28 फेर की राइफल है, मैं चाहता तो आपको वही, लेकिन आप ब्राह्मण है, पंडित है, वो टूटी फूटी लैंग्वेज में उसने अंतरदेशीय पत्र मिले थानेदार जी को, ऐसे उसने लिखा। लेकिन जिस तरह से हमने नौकरी की थी, उस नौकरी में ये था कि अधिकारियों का सपोर्ट जबरदस्त होता था,
और ये होता था कि देखिए थाने का तो थानेदार है जो कुछ है, डकैत नहीं है मालिक जी, मालिक डकैत नहीं है, उस इलाके के मालिक थानेदार। इतना खौफ हुआ करता था थानेदार का। मैं जब आपको बताऊं साहब, अगर हम कोई बदमाश अगर हमारे सामने आ जाता था ना, तो पैंट गीली हो जाती थी उसकी, बाद में रहती थी बात दूसरी, ऐसी स्थितियां। पर ये जो डकैत होते हैं सर जी, पर ये जो चंबल के डाकू और ये डकैत, इनका नाम सुनते ही कहते थे कि टीवी में सुना है, मूवीज में बहुत ज्यादा देखा है कि 10-12 जो है जिलों की मुल्कें इनके पीछे लगी हुई हैं और काफी ज्यादा डरा देने वाला मंजर होता था जब ये लोग भागते थे, जब ये लोग अपनी हरकतों पर आते थे, वहां पूरा जो गांव होता था वो डर जाता था, सहम जाता था। तो आपने कभी ऐसी जो है चीजें देखी हैं जब दो गुटों में लड़ाई हो रही हो, दो डकैत आमने सामने लड़ रहे हो, ऐसा कुछ? ये जो चीजें है ना जी, कुछ ऐसी कहानियां हो जाती हैं, कुछ हमारे रील्स बनती है, कुछ पिक्चर्स बनती हैं। अब जैसे आप वो देखा जो जिसमें सांबा बोल रहा है वो जी वो लटका रखे हैं तो हाँ, ये जरूर है कि टॉर्चर जरूर करते थे और इसी तरह का टॉर्चर होता था, लेकिन इस तरह से टॉर्चर नहीं किया करते थे। वही टॉर्चर करने का तो मैंने बताया ना, ठोकते थे, मारते थे, वो तो था ही। ऐसा नहीं है कि हाथ पैर टूट गए तो कोई उनके मरहम पट्टी कर रहे, ठुकाई तो करते थे, तो उसी से पैसा आता है इनके पास। बात ये नहीं है, बात ये है कि पुलिस का इतना दबदबा था पहले कि डकैत कभी भी आमने सामने पुलिस के नहीं आते। जगन ने भी जो फायरिंग की है, कई बार पुलिस से आमने सामने हुआ है, लेकिन ऐसे आमने सामने नहीं हुआ कि डंके की चोट पर ये सामने और पुलिस आमने सामने, नहीं, छिप कर, जैसे पहाड़ी के पीछे चले गए, ढोरों के पीछे चले गए, वहां से फायरिंग कर रहे हैं, पुलिस फायरिंग कर रही है, और फिर फायर करते 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 कुछ भी नहीं हुआ, वो भाग गए, अपना पुलिस अपने आ गई। तो इस प्रकार से ये जो फायरिंग का जो सिस्टम था, जो नेचुरल एनकाउंटर है साहब, देखिए उसमें तो चोट लगती है जी। और मैं ये कहने को तैयार नहीं हूं कि पुलिस हमारे इतनी एक्सपर्ट है कि टांग में उससे गोली लग जाती हो, मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं। इसलिए ये जो चीजें होती हैं, ये शासन बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए इस प्रकार की चीजें की जाती है। अब यूपी में क्या है, अभी आप किसी पुलिस वाले को बताओ, सामने टारगेट लग के लगा, इसमें बुल में गोली लग जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, इतना आसान थोड़ी है। और आप उस समय जब वो फायर कर रहा है, आप फायर कर रहे हैं, तो सीधी वही टांग में ही जाएगी, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन शासन करने के लिए शासन के तरीके बदलने पड़ते हैं, उनमें सख्ती करनी पड़ती है, और जब सख्ती करनी पड़ती है तो सख्ती का कोई मापदंड नहीं है। अब आप देखिए, बिहार में एक मामला हुआ भरत तिवारी का, जी बिल्कुल, ठीक है, भरत तिवारी एनकाउंटर, जी। अब आप देखिए देश कितना शांत है, जबकि दिख रहा है कि उसको मारा गया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हमारे देश की व्यवस्था कहाँ जा रही है। एक समय था जब ऐसा कर नहीं सकते थे, मतलब ठोक पीट भी नहीं कर सकते थे, करते तो उसको छिपकर करते थे, सारा कुछ करते थे। अब यहाँ देखिए आप कि उसने, मैंने तो खुद ने वीडियो देखा है, सोशल मीडिया पर वो लोग वीडियो बना रहे थे, सब आमने सामने हो रहा था, लाइव फुटेज चल रही थी, क्या था। और आप देखिए, अगर इसके अंदर भी न्याय नहीं हुआ तो आप समझिए कि न तो हमारे देश में संविधान बचा है, न हमारे देश में ये कानून है। मैं तो शुरू से कहता हूँ कि जो ये कानून बना हुआ है, ये बुझा हुआ कानून है, इसके अंदर कोई कुछ नहीं है। इसके अंदर परिवादी अपने पैर घिसता रहता है, अपराधी एंजॉय करता है। अपराधी को वकील करने का अधिकार है, वो 5-5 लाख के वकील कर लेता है अपराधी, और परिवादी के साथ पुलिस रहती है, जो पुलिस आधा तो अनुसंधान करती है, आधा नहीं करती, उसमें मिली हुई रहती है, और पीपी गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं जो एक्सपीरियंस होल्डर नहीं होते, और वो परिवादी के साथ लगे रहते हैं, और तो अपराधी छूट जाता है, बिल्कुल तुरंत जमानत हो जाती है। आप देखिए, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर करें और अभियोजन तरीके से करें तो सजा हो जाए, तो सजा क्यों नहीं होती। अब बताइए, इसके खिलाफ 130 मुकदमे,
जगन के, तब भाई 130 मुकदमों का क्या हुआ? अब ये बाहर आ गए। जैसे ही ये अपराधी बाहर आते हैं, अपने यहाँ क्या है, एविडेंस को जो हैं, जो गवाह हैं, उनको हॉस्टाइल करा देते हैं। हाँ। डरा के, धमका के। उनकी सुरक्षा का कोई साधन हमारे देश में थोड़ी है। बिल्कुल। आप क्या सोच रहे हैं? ये जो तब किसने किसको मारा, किसने देखा, आपने देखा क्या, आपने देखा क्या? हमारे यहाँ जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, जो महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, आप देखिए उसकी गवाह करने कौन जाएगा, गवाह देने कौन जाएगा? हैं? अपराधी बच जाता है, वो खुल्लम खुल्ला आता है बाहर। आप देखिए एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे दर्ज होते हैं, अपराधी बरी हो जाते हैं। अरे उसका इतना करड़ा एक्ट है कि उसके अंदर जमानत नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, चालान पेश नहीं करेंगे, 3 महीने बाद जमानत हो जाएगी। आप आज की और पहले की पुलिस की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पहले की पुलिस एक अलग तरीके से काम करती थी और आज की पुलिस कहीं ना कहीं दबाव में रहकर काम करती है। अभी हाल फिलहाल में जयपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, हो सकता है आपने भी देखा हो। वीआईपी प्रोटोकॉल के दौरान एक लड़की के ऊपर गर्म पानी उंडेल दिया गया था एक पुलिस के द्वारा। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या पुलिस ने वो सही किया? क्योंकि वो उसकी ड्यूटी भी थी, वीआईपी कल्चर वहां पर फॉलो हो रहा था। लेकिन क्या आपको लगता है, आप भी पुलिस अधिकारी रहे हैं, आपने खुद ने बहुत बारीकी से सारी चीजों को देखा है, जिस तरीके से ये पूरा कृत्य हुआ, एक लड़की के ऊपर गर्म खौलता पानी डाल दिया जाता है, वो भी पुलिस के द्वारा, क्या देख रहे हैं आप इस चीज में? देखिए प्रिया जी, आप सारी बातें मुझसे कहलवाओगे आज। पुलिस का पहला कर्तव्य है जन सुरक्षा करना जी, कानून की पालना करवाना नहीं है। बिल्कुल। राजस्थान पुलिस नियम 1965 कहता है 3.1 ये कहता है कि आपकी पहली जिम्मेदारी है कि आप किसी भी व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा करेंगे, पहला काम करेंगे। आपका बात का काम है कानून लागू करना। जैसे जी, एक आपने सुना होगा कि एक बाप को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो उसका चालान बनाने के लिए टॉक की घटना है। जी जी है। अब वो कह रहा है साहब अस्पताल ले जा रहा हूं, तो सिपाही ने छोड़ा नहीं और उस बेचारे को पेड़ के नीचे सुलाया जी, और जब तक नहीं छोड़ा जब तक चालान कंप्लीट नहीं हो गया, और उसके पिता के अस्पताल गया तो मर गया। अब आप बताइए, जब एसपी से पूछा गया तो एसपी कहते हैं हम जांच करवा रहे हैं और हम देख रहे हैं। अरे भाई क्या देख रहे हो? उसका काम चालान बनाना नहीं था, पहले काम था उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना। बिल्कुल। तो तुमने अपने जो पुलिस का जो एक्ट है, पुलिस के नियम है, उनकी तुम पालना ही नहीं कर रहे। मानवता कहीं ना कहीं अब खोती जा रही है, क्योंकि दोनों नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप तो कानून से बंधे हुए हैं जी। आज अगर यहाँ अपन बैठे हैं, कोई घटना घटती है जी, तो सबसे पहले एक्शन लेने की जिम्मेदारी मेरी है जी, चाहे मैं एक्स पुलिस अफसर हूँ, लेकिन यहाँ तुरंत एक्शन मैं लूंगा, पर आपका कर्तव्य बनता है। यस जी। तो बात यह है कि आपने देखा कि उसके अंदर कर्तव्यहीनता हो गई। दूसरा क्या था, एक बार सीएम साहब पधारे थे तो एएसआई टक्कर रखा गया, मर गया वो जी। अब बताइए उस मतलब जरूरी था क्या कि तेज गति से कार आ रही थी वो आगे आ जाए? ये कोई आपका कानून नहीं है। ज्यादा टकरा जाता, कारगेट से टकरा जाता, पर तेने जान दे दी। और इसी तरह से क्या हुआ, अब अगर मान लीजिए ये मोमोज का ठेला था, हाँ, अब वो पानी में उबलता है, वो इस तरह का था, तो आकर के उस ठेले को धक्का मारना, ये जो किया है कृत्य, इसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध होता है। ये वीआईपी मूवमेंट में नहीं आता है कहीं भी जी, कहीं भी वीआईपी मूवमेंट में ये नहीं आता कि आप किसी के साथ टॉर्चर करेंगे। आपने पहले क्यों नहीं हटाया जी? अगर वो सड़क पे लगा हुआ था तो आप हटाते, आपकी जिम्मेदारी थी ना पहले हटाने की। उस समय तो आपने हटाया नहीं, और जब वीआईपी मूवमेंट है उस समय आप धक्का देकर के उसको हटा रहे हो, इसका क्या मतलब है? आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी जी, कि आप लापरवाह हैं और आपकी लापरवाही की। उस बच्ची का देखिए शरीर जल गया बिल्कुल, और अभी तक उस बच्ची को किसी प्रकार की कोई रिलीफ तक नहीं मिली बिल्कुल, और कोई पूछने तक नहीं गया उससे। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, यही नहीं पूरे देश में क्या हो रहा है, संवेदनहीनताएं खत्म हो गई। आप देखिए एक लड़की बिना कपड़े के जीटी के सामने बिल्कुल, उसको कपड़ा तक पहनाने को कोई तैयार नहीं था, कपड़ा तक पहनाने को तैयार नहीं था। मैं सुन रहा था उस वीडियो में,
वो एक आदमी बोल रहा है कि हमने पुलिस को इतनी देर हो गई सूचना की हुई, वो आई नहीं अब तक, पुलिस आई नहीं, पुलिस अब तक आ जानी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि वो नाटक चलता रहा और पुलिस नहीं आई, जबकि वहां तो चौकी है, जीटी के सामने चौकी है पुलिस की, तो क्यों नहीं आई? आनी चाहिए थी। और तत्काल पुलिस की जिम्मेदारी अपना कपड़ा खोलता उनको ढकना चाहिए था, महिला को ढक के उसको ले जाना चाहिए था। वो तो कंप्लेंट भी तब दर्ज की जब ये वीडियो सामने आ गया, नहीं तो दर्ज ही नहीं कर रहे थे पुलिस वाले तो जी। इसका मेडिकल कराते, नशे शराब का मेडिकल कराते और मेडिकल करा के घर वालों को बुलाते, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते, कार्रवाई करते, लेकिन नहीं किया। वो कब किया? जब वीडियो वायरल हो गया। तो क्या है मेरा कहने का कि ये जो तमाम जो अपराध हैं इनको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, प्रशासनिक दृष्टिकोण चाहिए और हमारे राजनेताओं का चाहिए। इनको ये नहीं करना चाहिए कि ये पुलिस हमारी, ये सीआई हमारा, ये एसएचओ हमारा, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अपराधी के साथ अपराध के दंड मिले, उसको उस तरह से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। चलिए वापस से हम हमारे मुद्दे पर आते हैं, डकैती पर ही बात करते हैं और जो गुंडे बदमाश हैं उन पर ही बातचीत की जाएगी। जिस तरह आपने कभी किसी डकैत को पकड़ा है, किसी कोई जा रहा हो और आपने और एक चीज और मैं इसमें जानना चाहूंगी, मुखबिरी क्या होती है? बार बार एक शब्द आता है मुखबिरी है। अब देखिए आपको मुखबिरी की बात बताता हूँ, क्योंकि डकैत की तो मैंने बहुत सारी बातें बता दी जी। एक बहुत बड़ा डकैत था, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो आतंक का पर्याय था। पुलिस बहुत दिनों से उसके पीछे थी। अब उसने क्या किया कि वो पकड़ में नहीं आ रहा, वो अपनी एक पत्नी को उसने ग्वालियर में रखा, ठीक है। अब क्या किया, पुलिस ने संपर्क किया उस पत्नी के घर वालों से, क्योंकि वो उसको उठा के लाया था जी, और उसने उसको इतने जेवर दिए थे अटैची भर के कि तेरे को खुश रखूंगा, और वहां किराए का मकान लेके। तो ऐसा सोर्स डेवलप किया गया कि वो जहां मिलने जाता था वहां की जानकारी प्राप्त करी पुलिस ने। किसके माध्यम से? आज सूचना क्या होती है? जिसकी सूचना किसी को नहीं होती, ठीक है जी। मतलब अब जैसे आपसे मेरी जानकारी हो गई, आप कहीं खड़े थे, कहीं घटना घट गई जी, तो मैं पूछ लूंगा, मेरी बस वो सूचना हो गई मुझे। इसी प्रकार से डकैत के बारे में सूचना मिलती थी गांव वालों से। जैसे हम गए, पता लग गया है कि इस गांव में आया, तो हम उनसे बहुत बातें करते थे, उनके साथ खाट पे बैठ गए, वहीं रोटी खा ली वहीं, और उसी बीच में सूचना मिल जाया करती थी। तो ये भी पता नहीं लगता था कि किसने सूचना दी है, ये पता नहीं लगता था किसके बारे में किसने क्या बोला है। रात के अंधेरे में हम भी उस गांव में बैठे हुए हैं, उसी गांव में रोटी खाई, उसी गांव में रहे, हमें पता है कि यहाँ से डकैत निकल के गए, जानकारी लेनी है। अब देख कौन जानकारी, सारे गांव वाले साथ बैठे हुए हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति को चुना जाता है और उससे रात के अंधेरे में बात की जाती है और वो अपनी बात बताता है। अब जैसे मैं रेलवे कॉलोनी थाने में इंचार्ज था, मर्डर हो गया, लाश पड़ी है सामने, मुझसे कहा भैया आप वो मर्डर हो गया, अब बताओ किसने मारा इसको। मैंने कहा वेट करो, थोड़ा बताता हूँ। अब मैं जिनसे पूछ रहा हूँ बाजार में कोई जवाब नहीं दे रहा, मैं पूछ रहा हूँ इसको किसने मारा, और चाकू घुसा हुआ उसके पेट में, जो आप देखते ना पिक्चर में जी, ऐसे बिल्कुल ऐसे, अब आपके सामने एकदम लाइव। बिल्कुल, मैं गया, मौके पहुंचा तो चाकू लगा हुआ और सड़क पे पड़ा हुआ वो, पान की दुकान, साइकिल की दुकान, सब। मैंने कहा भैया ये किसने मारा? क्या पता था, हमें पता ही नहीं। और शाम हुई और सब चल दिए, वो तो अपने अपने बंद करके लाश को हमने, चलो भाई उसको मोर्चरी लिए बनाना। अब पता, अब मुझसे बार बार अफसर पूछ रहे इसको किसने मारा, इसको किसने मारा, पता करो। मैंने कहा ठहरो तो सही, अंधेरा तो हो जावा दो। बिल्कुल। आप देखिए जैसे ही अंधेरा हुआ मैं उस व्यक्ति के पास गया जिसको मैं जानता था, ठीक है, उसका घर मुझे पता था, ये रिलेशन थे। आज ये है नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि लोगों के ऐसे हैं पुलिस वालों के। मैं गया, मैंने उसका खटखटाया, चुपचाप गया, खटखटाया, उसने दरवाजा खोला, जोशी जी आप कैसे आए? मैंने किसने मारा? फलाने, बंद कर दिया। मैंने बस हो गया काम।
वापस आए, उसको ढूंढा, जिसका नाम लिया था। नहीं मिला तो पता चल गया कि भाई वही है। अफसरों कहते मैंने वो है, ले आए 2 दिन बाद उसको उठा। तो पब्लिक से ही सूचना मिलती है। और आज जो मैं देख रहा हूँ सबसे बड़ी कमी कि हमारे अधिकारी और कर्मचारियों के रिलेशन पब्लिक से नहीं, पब्लिक के साथ उठते बैठते नहीं, पब्लिक के साथ जाते नहीं। पान की दुकान, नाई, धोबी, मोची, ये पुलिस के सबसे बड़े आंख और कान और नाक हुआ करते थे। हरिराम नाई भी बोला जाता था। अब ये आप देखिए, आप कोई घटना के लिए जाइए, जैसा हमारे यहाँ घटना घटी, सीसीटीवी फुटेज लाओगे, ये पुलिस मांगती है जी। अब मुझे बताइए, जब हम लोग जब तो सीसीटीवी थे ही नहीं, बिल्कुल फोन नहीं थे, कुछ नहीं था, तो क्या मर्डर नहीं खुलते थे? तो क्या अपराधी नहीं पकड़ा करते थे? सब होता था। लेकिन कैसे? अब आज पेन ही नहीं लेते लोग कि साहब हमें अपराधी पकड़ के लाना है, ये मर्डर कहाँ से हुआ, इसके साथ किसने मारपीट की। तो कारण ये था कि जो पुलिस का जो तरीका था पुराना, उस तरीके में नेट, सोशल मीडिया, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब चीजें जुड़ गई। अब जुड़ गई हैं। ये तो और सहयोग करती हैं। बिल्कुल। आज हम सजा दिला सकते हैं अगर हम मोबाइल के माध्यम से, अगर इसके अंदर जो हमारे पास रिकॉर्ड है, अगर उसको हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसके अंदर कोई काट छांट नहीं की, तो नया एक्ट बन गया। बिल्कुल। जो एविडेंस एक्ट में अभी ये माना जाता है। बिल्कुल। तो ये जो चीजें चेंज हुई हैं, इससे हम अपराधियों को सजा दिलवा सकते हैं। लेकिन ये इस प्रकार के अपराधी जो जेल में रह करके अपराध करते हैं, उनको रोकने के लिए जो हमारे जेल के जो मैनुअल हैं, उनमें भी बदलाव की आवश्यकता है। ये पुराने जमाने के मैनुअल चले आ रहे हैं। वही वो एक असरानी वाला था ना, मैं कहाँ का जेलर हूँ, वो असरानी की पिक्चर थी, असरानी उसमें जेलर होते हैं। तो वो की वो स्थिति आज है, अभी कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ इसमें। तो हमारे को ये कहना है कि जो वर्तमान में जो अपराधी हैं, जो जेलों में अपराधी रहते हैं, उनके बारे में जानकारी करने के लिए पहले से आसूचना आनी चाहिए। सिपाही के बारे में बताना चाहिए, जो अंदर बंद हैं उनसे जानकारी लेनी चाहिए कि कौन किससे। यहाँ तो कह दिया कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जांच करने से इसमें कुछ निकल भी सकता है, कुछ निकल भी सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। इसको उसकी बैरक में क्यों करा गया, क्या कारण था, इसको बैरक में उसमें क्यों किया गया, तो जरूरी था क्या उसके बैरक में रखना। दोनों तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह है, और कोई अंदर खाने, कोई अंदर चीजें चल रही थी तो साथ में इनको रखा गया, या पहले से ये प्री प्लान्ड चीजें थी। मैंने क्या कहा आपसे, राजनीति बहुत बुरी चीज होती है, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो किसी विभाग में हो, चाहे वो आपके विभाग में हो, जहां भी राजनीति घुस जाती है वहां कुछ न कुछ 19-20 बात होती है। तो वो कैसे हुआ है, उसके साथ क्यों घटना घटी है, उसको क्यों उसमें अंदर किया गया है, ये आने वाला समय जरूर बताएगा जी, जांच हुई तो। वो तो कह रहा है मुझे छेड़ता था, ये देखिए इतनी सी टोंटबाजी में मर्डर नहीं होता है। खुद लूडो खेल रहे हैं आपस में दोनों साथ में, और फिर उसमें मर्डर हो गया, ऐसे होता है क्या? कुछ चीजें ऐसी हैं जो अंदर उतरती नहीं जी। अभी अगर प्रेजेंट कल्चर की बात करें, डकैत की, डाकू की, अब क्या पूरी तरीके से वैनिश हो गया है, खत्म हो चुका है, या अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है? चंबल में कहते हैं कि डाकू क्या अभी भी रह चुके हैं ऐसे जिनका डर अभी भी लोगों को सताता है? नहीं, अब डाकू नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि उस समय जैसे डाकू मान सिंह डाकू हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे, वो सेठ साहूकारों को लूटते थे। उस समय पुलिस जाती नहीं थी गांव में, वो लूटते थे, उनका धन लेते थे, गरीबों को बांटते थे। वो अलग तरह के डाकू हुआ करते, जिनकी कहानियां हमने सुनी है। और ये डाकू हैं, ये लुक्के डाकू हैं, ये मार पीट के, ठोक पीट के, ये उनसे पैसा वसूल करते थे। और अब क्या है, अब डकैत नाम की कोई चीज नहीं है, अब उनको कहा जाता है लुक्के। हाँ, वो लुक्के हैं जो जाकर के लुक्की गिरी करते हैं, वहाँ ठोका पीन करेंगे, 2, 4, 5 के मारेंगे, वो कट्टे फट्टे रखते हैं, एक आध फायर कर देते हैं, और बस वो छोटा मोटा अपने 20, 25, 50 हजार लाख रुपए का सतूना कर लेते हैं। ये गुंडे तो बदमाश है, बहुत है, क्योंकि डांग है, डांग में तो कोई काम है नहीं इनका, बहुत है ऐसे जो काम करते रहते हैं।
अब पुलिस से भी पकड़ती भी रहती है, पुलिस बंद भी करती रहती है, लेकिन इस तरह के नहीं है। जैसे ये जगन गुजर के बारे में चल रहा था कि साहब बहुत बड़ा डकैत है ये, तो ये डकैत अलग चीज थी। उसका डाकू जगन सिंह, डाकू मान सिंह, डाकू, ये जो नाम आते थे ना, उनके साथ साथ उनका औरा भी आता था। और वो कभी गरीब के साथ मारपीट नहीं किया करते। अच्छा, उनके साथ ये था, ये तो लुक्के हैं, ये तो गरीबों के साथ मारपीट करते हैं। और पकड़ेंगे, फिर बड़े को पकड़ के लाएंगे, उसे पकड़ ले लेंगे, पकड़ के छोड़ेंगे तो उसके पैसे ले लेंगे। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं अब कहीं नहीं है, किसी भी तरह से डकैत नाम की चीज कहीं नहीं है। बदमाश जरूर है, गैंगस्टर्स हैं अब। नहीं, गैंगस्टर अलग चीज होगी। गैंगस्टर्स और डकैत में क्या डिफरेंस है, आप बताएंगे थोड़ा? डकैत तो अब आप भूल जाइए जी। अब वो तो लुक्के हो गए जी, है ना। जो गैंगस्टर हैं वो गैंग चलाते हैं जी, जो फायरिंग करते हैं, जो पैसा वसूल करते हैं, ये गैंग होती है। और इन गैंगों के साथ ये जो डकैत होते थे तो इनकी गैंग होती थी, लेकिन इनके साथ साथ रहते थे। जैसे ये थी फूलन देवी। फूलन देवी 1981 में है, इसने बौमई कांड किया था जिसमें इसने बहुत सारे लोगों को मारा। बिल्कुल। तो 11 साल की उम्र में इसकी शादी हो गई और इसके साथ प्रताड़ना हुई, इसके साथ जो गांव वालों ने मारपीट की जी। तो इसने क्या किया, इसने फिर ये क्या किया, एक डकैत गैंग के साथ उस समय जुड़ गई थी। ठीक है। लेकिन वो क्या एक परिवार की तरह रहते थे। वो एक परिवार रहता था डकैत का, एक उनका मास्टरमाइंड होता था, उसके साथ दूसरे रहते थे, फीमेल भी उनके साथ रहती थी। आज भी है, आज भी जो ये गैंग है दूसरी, इन गैंगों में महिलाओं का है, लेकिन ये गैंग दूसरी है। ये रैंसम मनी मांगती हैं, ये कॉल करते हैं, धमकाते हैं और धमका कर पैसा लेते हैं। ये ऐसा नहीं करते थे कि धमकाना फलाना, ये जाकर के ठुकाई करी, इसको टॉर्चर किया और अपने इशारा कर दिया उन्होंने पैसे पहुंच जाने चाहिए। तो कभी आपको जब डाकू बदमाश हुआ करते थे, डाकू डकैत थे, तब आपको कभी धमकी मिली थी किसी तरीके की? क्योंकि आपने बताया था कि एक बार ऐसा मौका आया था जब आपको चिट्ठी लिखी तो आपने अपने परिवार वालों को उनके घर पर भेज दिया था। तो तब आप बहुत ज्यादा सहम गए होंगे, क्या परिवार को कभी डर लगा? किस तरीके की सिचुएशन थी? या कभी आपकी धर्म पत्नी ने ये चीज आपको बोली कि छोड़ दीजिए, बहुत डर है इस चीज में? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। आप देखिए कि वो तो दूसरे परिवार से आई थी, उसको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज होती है, तो की जानकारी नहीं जी। तो जैसा हमने कहा वैसा वो करते गए। बाकी हमारे दिमाग में ऐसा नहीं आया कभी कि हमें कोई डर लगाओ। अगर डर लगता तो इतनी नौकरी थोड़ी होती जी। और पुलिस के अंदर अगर किसी को डर लग गया तो समझो वो खत्म हो गया अपने आप में अंदर। तो कभी भी इन डकैतों से, इन बदमाशों से, चाकूबाजों से, हथियार सामने लेके, आप देखिए कई बार रील देखते हैं तो हथियार सामने, भरत का ही देख लीजिए, वो फायरिंग कर रहा सामने तो पुलिस वाले सामने खड़े थे, वो गए थोड़ी वहां से, बिल्कुल नहीं गए। जब डर होता तो चले जाते ना वो, सही बात, लेकिन नहीं गए। तो जिम्मेदारी जब होती है तो पुलिस मरना पसंद करेगी, लेकिन कभी भी सरेंडर होना पसंद नहीं करती। तो हमारे को कभी भी किसी भी बदमाश से, कभी किसी गुंडे से कभी कोई डर नहीं लगा। और हमें मजा आता था कि किसी ने हमें याद तो किया, हमें याद किया। अब जैसे हम पुलिया के ऊपर जा रहे हैं, वो पुलिया के नीचे बैठा है, तो हमने बाद में लगा यार ये तो बड़ी गजब की बात है, अच्छा होता कि बाहर आ जाता तो देखें क्या होता फिर। मेरे पास भी एक सिपाही था, मेरे पास राइफल थी, अब वो कितने, अब कल्पना ही करता रहा मैं, पर उसने तो कहा हम थे नीचे, तो थे भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ये आनंद देती है अगर आप एक्चुअल में पुलिस अफसर हैं जी। और मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे कोई पुलिस अफसर होंगे जो कोई डरते होंगे। मैंने तो कभी ऐसी चीज सुनी नहीं, जिनके परिवार वाले में से कोई कैसे सुनता हो नहीं। देखिए पुलिस में भी डेथ होती है, हमारे परिवार में भी हुई है और भी मैं पुलिस में देखता हूँ। उस समय जब डेथ होती है तो रोना जरूर सबके आता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि बिल्कुल कच्चे पड़ जाएं कि हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया जी। ऐसा हमने कभी न तो सुना न हमने किसी चीज को पाया। आर्मी में भी देख लीजिए, जब मृत्यु होती तो लगता है ऐसा, लेकिन उसी की औलाद
मरने वाले की औलाद, मरने वाले की पत्नी वहीं खड़ी होकर कहती है कि मैं इस देश के अंदर फिर सेना में जाऊंगी और फिर लड़ूंगी, ये क्या है? ये जज्बा हमारे देश का है। बिल्कुल। तो इसी तरह से पुलिस बहुत मजबूत है, लेकिन बात यही है कि बदमाशों में से राजनीति को निकालना पड़ेगा। अगर हम नहीं निकालेंगे तो बदमाश इसी तरह से उथल पुथल मचाते रहेंगे। इनको आशीर्वाद देना बंद करें और इनको पुलिस को सख्त निर्देश दें कि अपने ठोक कर बदमाशों का दो हाथ किया जाए, तो ये अपने आप सुधर जाएंगे और अपराध से मुक्ति मिलेगी। एक आखिरी प्रश्न है, जो ये जगन गुर्जर का पूरा मामला हुआ, इसमें किस तरीके की जांच होगी और क्या कुछ जांच में सामने निकल कर आ सकता है? आपको क्या संभावनाएं लग रही हैं? देखिए, इसके अंदर मजिस्ट्रेट की जांच होगी जी, इसमें पुलिस जांच नहीं करती। जेल के अंदर जिसकी डेथ होगी, चाहे वो थाने की जेल हो चाहे वो ये जेल हो, तो इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट जज को सूचना दे दी है और डिस्ट्रिक्ट जज ने शायद मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया है। 196 बीएनएस की धारा है जिसके अंतर्गत जांच होगी और उसमें इसका पोस्टमार्टम होगा और उस जांच के जो निर्णय होंगे, अगर लगता है उसके अंदर की इस तरह की बात है तो उसका मुकदमा दर्ज होगा और मुकदमे का अनुसंधान तो पुलिस करेगी। पर जो प्रारंभिक जांच है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है। अपने यहाँ जहाँ पर कमिश्नरेट है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सूचना दी है, जैसे अजमेर वहाँ है ऐसे, नहीं तो कई जगह जो है सिटी मजिस्ट्रेट जो होते हैं जी, ये भी जांच करने को अधिकृत हैं, ये जांच कर लेते हैं। तो अजमेर वाले प्रकरण में मेरे ख्याल से कोई म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट या एडीजे लेवल का कोई आदमी हो जाएगा और वो उसकी जांच करेगा, उसका पोस्टमार्टम कराएगा, घटनाओं को संकलित करेगा और संकलित करने के बाद जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो उसका अनुसंधान फिर पुलिस करेगी। ठीक है, चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और हमारे स्टूडियो में तमाम जानकारी जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। क्योंकि जिस तरीके से डकैत की अगर हम बात कर ले, डाकू की बात कर ले, या फिर जो अभी हाल फिलहाल में जगन गुर्जर के साथ मामला घटा है, उन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हमारी ये विशेष चर्चा रही है। किस तरीके से पुलिस पहले काम किया करती थी, अब किस तरीके से पुलिस काम कर रही है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा रही है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।